નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी प्रकरण 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस पाठ का प्रकार है रेखा चित्र और उसके लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। तो अब हम लेखक परिचय जानते हैं। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। और इस लेखक ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलाधार। तो अब विषय प्रवेश करते हैं। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। तो इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता और सेवा है। तो अब देखते हैं पाठ। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी, कर्मयोगी शब्द का अर्थ होता है कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला, लेकिन कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से उपयुक्त लेकिन उचित कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंची, उसका रहस्य यानी कि भेद उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय એટલે કે बदले अपने चिंतन यानी कि मनन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः એટલે કે क्रम अनुसार धीरे धीरे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए
आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित यानी कि न्यौछावर अर्पित होना, समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित यानी कि उदासीन बेपरवाह दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम फल की अपेक्षा न रखना, निष्काम यानी कि फल की अपेक्षा न रखना, कर्मयोगी का प्रतिरूप यानी कि उदाहरण नमूना रूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी कि श्रद्धा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन यानी कि जीवन में अपनाई हुई विचारधारा में दिखाई पड़ती है। आपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व यानी कि जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय यानी कि मेल होना चाहिए। तो मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित यानी कि भीतर रहा हुआ है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम यानी कि बेजोड़ उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते लेकिन प्रकट नहीं होता, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। एहसास यानी कि अनुभव होता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय
था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत यानी कि उत्तराधिकार को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल यानी कि शुद्ध पवित्र चरित्र और दृढ़ संकल्प यानी कि निश्चय शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा यानी कि इच्छा अपेक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की इस सबसे बड़ी विशेषता यह भी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश यानी कि पालन पोषण हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता यानी कि विनय, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू के प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस यानी कि उत्तराधिकारी रक्षक होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान यानी कि ललकार चुनौती पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे।
इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप यानी के अनुसार योग्य अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अध्याय यानी कि पाठ प्रकरण। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक यानी कि तीव्र इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो इन दौरान यानी कि दरमियान शास्त्री जी जहाँ और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव यानी कि संबंध आकर्षण था। इसलिए उनको सन 1937 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष यानी कि किसी संस्था का प्रधान बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नष्ट करना पर विशेषण जोर दिया। इसके बाद में 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। तो उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने
जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण यानी कि समाधान की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य यानी कि उत्कट जो सके दबाया न जा सके अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित यानी कि बहुमत द्वारा चुना हुआ। सही मायने में यानी कि सच्चे अर्थ में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन यानी कि समाप्ति देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन यानी कि माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उसे परिवहन कहते हैं। संचार यानी कि संदेशावहन, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। तो इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय यानी कि शासन में संबंधित दक्षता का प्रमाण दिया। दक्षता यानी कि निपुणता, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता यानी कि जो केवल कहने सुनने या दिखलाने के लिए ही हो, उसे औपचारिकता कहते हैं, से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली।
इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन यानी कि मृत्यु के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने में छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का गुंगलापन यानी कि अस्पष्टता या भटकाव यानी कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह यानी कि प्राधान्य महत्व दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना नहीं चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत यानी कि अधीन होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही भी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है।